हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर हो गए, आप सभी की स्टडी वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही होगी। आज की ये क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं देखना चाहता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं। अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो यस लिखिए या वाई लिखिए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। तो चलिए मैं देख लेता हूं आवाज मेरी क्लियर है या नहीं। आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मेन रीजन क्या है आप सभी को पता ही है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्या, हम लोग कवर करेंगे यहां पर हमारी मिडवेल और मॉडर्न हिस्ट्री। मिडवेल और मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि पढ़ी तो जा नहीं सकती 2 घंटे में पूरी मिडवेल या मॉडर्न हिस्ट्री, आप सभी पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को कवर करेंगे। साथ में हमारे ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी इतिहास को हाथ भी नहीं लगाया है, जो कि 100 के बाद में उठते हैं, 10 दिन पहले कहते हैं मैं कहां हूं और अचानक से पेपर देने चले जाते हैं। उनके लिए भी ये क्लास होगी कि जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी बहुत कुछ आ जाएगा आज की क्लास के बाद। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? यस लिख दो या वाई लिख दो। आवाज पहुंच रही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो पहले ही मैं डायलॉग मार देता हूं, क्योंकि आप लोग बाद में बोलोगे डायलॉग मार दो सर, डायलॉग मार दो, तो डायलॉग पहले ही ले लो, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। तो डायलॉग ऐसा है, सबसे पहले मेरा वाला, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। एक और ले लो, एक और ले लो। सुल्तान, रानी पद्मावती ने आपके सामने 4 शर्तें रखी है। पढ़ो पढ़ो ब्रह्मचारी, क्या शर्तें रखी हैं रानी पद्मावती ने? सुल्तान, पहली शर्त है कि पद्मावती कह रही हैं कि वो अपनी 10,000 दासियों के साथ यहां पर आएंगी। मंजूर है। सुल्तान, दूसरी शर्त यह है कि रानी पद्मावती का कहना है कि जब वो यहां पर आएंगी तो उनकी और उनकी दासियों के लिए यहां पर अलग से जनान खाने की व्यवस्था करी जाए। मंजूर है, मंजूर है। सुल्तान, तीसरी शर्त है रानी पद्मावती की कि वो आपसे बाद में मिलेंगी, पहले आकर यहां पे रावल रतन शाह से मिलेंगी। मंजूर है। सुल्तान, चौथी शर्त तो मंजूर हो ही नहीं सकती, ये तो नामुमकिन है। पढ़ो पढ़ो ब्रह्मचारी, हम भी देखना चाहते हैं आखिर क्या चाहती हैं रानी पद्मावती। रानी पद्मावती चाहती हैं कि जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़गढ़ नहीं पहुंचेगा तब तक पालकियां नहीं उठेंगी। मंजूर है। मत भूलिए सुल्तान कि मेरी वजह से आप रानी पद्मावती से मिल रहे हैं। मंजूर है, ले जाओ इसे, ले जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी हां, शुरू करेंगे हम लोग 712 एडी से और जाएंगे 1947 तक। कहां से? 712 से लेकर 1947 तक। पहले मिडवेल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। मिडवेल में भी अर्लियर मिडवेल को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। दोस्तों देखो, अर्लियर मिडवेल का जो आपका टाइम है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? अर्लियर मिडवेल की। ये जो अर्लियर मिडवेल आपका है, ये कहां से कहां तक चलता है? ये आपका चलेगा 712 एडी से लेकर, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, 712 एडी से लेकर ये चलेगा और 1200 ईस्वी तक चलेगा, 1200 एडी तक। बात आ गई समझ? अब देखो हुआ क्या, 712 ईस्वी से लेकर 1200 तक, मतलब लगभग इन 500 सालों के बीच में भारत में 3 आक्रमणकारी आए। ये तीनों मुसलमान आक्रमणकारी थे, जिनके बारे में एसएससी लगातार हमसे पूछता रहता है। ये 3 आक्रमणकारी कौन कौन थे, इनके बारे में यहां पर देख लो। जो सबसे पहला आक्रमणकारी आया था, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। जो दूसरा आक्रमणकारी आया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महमूद गजनबी। क्या नाम है? महमूद गजनबी। और जो तीसरा आक्रमणकारी आया था, इसका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी। ये 3 आक्रमणकारी इन 500 सालों में भारत में आए। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां से बनने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चन निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको इतिहास पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चन रिपीट करते हुए चलेंगे।
मोहम्मद बिन कासिम ने कितने बार भारत में अटैक किया? इसने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अटैक किया, पहली और आखिरी बार आया था, उसके बाद दोबारा नहीं आ पाया ये। महमूद गजनबी ने कितने बार आक्रमण किया? यही वो बंदा है जिसने 17 बार भारत में आक्रमण किया। और तीसरा था मोहम्मद गोरी, जिसने कितने बार आक्रमण किया भारत में? इसने 5 बार आक्रमण किया भारत में। तो पहले वाले ने 1 बार, दूसरे वाले ने 17 बार, तीसरे वाले ने 5 बार आक्रमण किया। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। यहां पर इससे ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं बताया। पहले हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की, फिर महमूद गजनबी की, फिर मोहम्मद गोरी की। इन तीनों से बनने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे जो हमारा पहला इन्वेडर है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखिएगा, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो इतिहास दिखाता भी हूं। तो आज मैं इतिहास दिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे इतिहास से बनने वाले क्वेश्चंस की। हर एक टॉपिक को उठाकर उसका निचोड़ ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ, और बाकी उसको गन्ने की तरह चूस के छोड़ देंगे। मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें तो इसने भारत में कब आक्रमण किया? तो ध्यान रखिएगा, इसने 712 एडी में आक्रमण किया। इसने कहां पर आक्रमण किया? तो ध्यान रखिएगा, इसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पता है कौन सा एरिया कहलाता था? ये आज की डेट में जो पाकिस्तान है, ये आपका गुजरात है, ऊपर निकल जाइए, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये आज की डेट में पाकिस्तान है ना ऊपर से, तो ये वाला एरिया सिंध कहलाता था। ये कहां से आया था? ये आया था ईरान से। उस टाइम पर ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। इसने यहां पर अटैक किया था सिंध पे। तो इसने सिंध पर अटैक किया था। जब इसने सिंध पर अटैक किया तो उस टाइम पर सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था दाहिर। और जब इसने अटैक किया था उस टाइम पर ईरान का, मतलब फारस का खलीफा कौन था? तो ध्यान रखिएगा, फारस का खलीफा जो था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन बन गए? हमारे 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। कब आक्रमण किया, कहां आक्रमण किया, सिंध का राजा कौन था, और फारस का खलीफा कौन था। एक क्वेश्चन यहां पर आपसे और बनता है, यह कौन सी किताब है जिससे हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में पता लगता है? इस किताब का नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। जो ल्यूसेंट वाला जो मैं बैच चला रहा हूं उसमें आपने देखा है, यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। चचनामा नामक किताब से हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में पता लगता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि सबसे पहले भारत में जजिया किसने वसूला था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया वसूला था भारत में। परेशान मत हो, बाद में मैं स्क्रीन खोल दूंगा, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बस मोहम्मद बिन कासिम से आपके बनने वाले जितने क्वेश्चन है यहीं से बनेंगे। इससे बाहर मोहम्मद बिन कासिम से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये एक ही बार आया भारत में, इसने लूटपाट करी सिंध में, बुरी तरीके से लोगों से मार काट करी, और यहां से 600 से ज्यादा महिलाओं को स्लेव बनाकर ले गया था वहां पर, ठीक है। और फारस के खलीफा अल हजाज के सामने इसने प्रस्तुत कर दिया था सबको। बाकी यहां पे जजिया लूट कर गया था। इसके बाद जो हमारा अगला इन्वेडर है, दूसरा इन्वेडर जिसकी हम लोगों ने बात करी, दूसरा आक्रमणकारी, जिसका नाम है महमूद गजनबी। क्या नाम है? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अटैक है, इसने कितने बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 17 बार भारत में किसने आक्रमण किया? आपका आंसर होगा महमूद गजनबी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, महमूद गजनबी जो था ये कहां से आया था? ये गजनी से आया था। कहां से? गजनी। वो गजनी वाला नहीं जो सर खुजाता है, गजनी धर्मात्मा, वो नहीं, ये गजनी से आया था। गजनी आज की डेट में अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। महमूद गजनबी किसका बेटा था? यह बेटा था गजनी के शासक सुबुक्तगीन का। किसका? सुबुक्तगीन का बेटा। सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे, एक था महमूद गजनबी और दूसरे का नाम था इस्माइल। आप लोगों ने ऋतिक रोशन की एक पिक्चर देखी होगी अग्निपथ, उसमें देखा होगा राउफ लाला का कैरेक्टर। राउफ लाला के उसमें 2 बेटे होते हैं, एक होता है मजहर और दूसरा होता है इस्माइल, ठीक है। तो इस्माइल जो होता है जो तबला बजाता होता है, ठीक है ना, थोड़ा पागल सा होता है, और दूसरा होता है कौन? मजहर, जो कि ऋतिक रोशन के साथ लगा होता है कामकाज में।
तो यहां पर भी यही हिसाब किताब होता है। इस्माइल बिल्कुल वही होता है, ठीक है, थोड़ा सा पगला टाइप का। और जो गजनबी होता है, महमूद जो होता है, उसकी नजर अपने पिता की गद्दी पर होती है। ये अपने पिता सुबुक्तगीन को मार कर ही गद्दी पर बैठ जाता है। बाकी इतिहास में नहीं जाएंगे, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो वहीं पे अटक जाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सुबुक्तगीन का बेटा था। ये अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठ जाता है। कब? ये शासक बनता है 998 एडी में। कब बनता है? 998 एडी में। और यह भारत में पहली बार आक्रमण कब करता है? यह भारत में पहली बार 1001 एडी में आक्रमण करता है। और 1001 एडी से लेकर 1027 ईस्वी तक, इतने टाइम के बीच में यह 17 बार भारत में आक्रमण करता है। कितने बार? 17 बार। हर बार जगहों पर, एक एक जगह पर आक्रमण करता है और जगहों में लूटपाट करके बहुत सारा कुछ यहां से ले जाता है। लेकिन जो इसके अटैक है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अटैक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में 1025 ईस्वी में जो इसने अटैक किया था, यह अटैक है इसका सोमनाथ का अटैक। क्या बोलते हैं इसको? सोमनाथ टेंपल पर इसने अटैक किया था। यह जो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है, इस पर इसने लूटपाट करी थी। और सोमनाथ के मंदिर से इसने क्या लूटा था? सोमनाथ के मंदिर से इसने 700 मन सोना लूटा था। 700 मन। मन का मतलब समझते हो? एक मन इज इक्वल टू 40 kg। 1 मन इज इक्वल टू 40 kg। तो 700 मन का मतलब 700 गुणे 40, 7 4 28, 28,000 किलो सोना। कितना? 28,000 किलो गोल्ड इसने लूटा था, सोना। और इसने 1200 मन चांदी लूटी थी। कितनी? 1200 मन चांदी। तो 12 चौक 48, करीब 48,000 किलो सिल्वर चांदी लूटी थी। इतना इसने लूटा था। इसके बाद 1027 के बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो महमूद गजनबी, ध्यान रखिएगा, महमूद गजनबी से जुड़ी हुई आपको कितनी चीजें ध्यान रखनी है। इसने कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। गजनी से आया था, सुबुक्तगीन का बेटा था। 998 में इसने वहां पर पदभार संभाला था। 1001 से लेकर 1027 के बीच में इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया। 1025 में सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोमनाथ मंदिर का अटैक। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। सोमनाथ मंदिर से क्या लूटपाट करी, यह आप सभी को मैंने बता ही दिया है। यहां पर इसके टाइम पीरियड में भारत में सबसे ज्यादा इतिहासकार थे। ये इतिहासकार कौन कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। महमूद गजनबी के टाइम पे जो सबसे फेमस इतिहासकार था, इसका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। एक था जिसका नाम था फर्रुखी। क्या नाम था? फर्रुखी। एक और इतिहासकार था जिसका नाम था उतवी। क्या नाम था? उतवी। और एक और इतिहासकार था जिसका नाम क्या था? सिस्तनी। ठीक है, तो ये इतिहासकार थे, अल बरूनी, फर्रुखी, उतवी, सिस्तनी। एक और इतिहासकार था, कोई उसका नाम बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये इतिहासकार महमूद गजनबी के टाइम पीरियड में भारत में थे। ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने उस टाइम पर कुछ किताबें लिखी हुई हैं, और इन्हीं इतिहासकारों की किताबों से हमें महमूद गजनबी के 17 आक्रमणों के बारे में पता लगता है। कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि 5वां इतिहासकार कौन था? टोटल 5 इतिहासकार इस टाइम पर आए थे। बताइए जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं। कोई और बताना चाहेगा? बहुत बढ़िया, अंकुर वर्मा, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और इतिहासकार, यह है फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी। तो बस ये 5 इतिहासकार आपको ध्यान रखने हैं। ये 5 इतिहासकार किसके टेन्योर में थे? ये महमूद गजनबी के टेन्योर में थे। किसके टेन्योर में? महमूद गजनबी के। बस यहीं से आपका महमूद गजनबी का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग की पॉइंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो महमूद गजनबी से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो महमूद गजनबी के टेन्योर में अलबरूनी, फर्रुखी, उतवी, सिस्तनी और फिरदौसी। अलबरूनी ने एक इस टाइम पर सबसे फेमस किताब लिखी हुई है, जो कि हमें किसके बारे में बताती है? महमूद गजनबी के बारे में बताती है। इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं, किताब उल हिंद। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किताब उल हिंद किस इतिहासकार के द्वारा लिखी गई है।
ध्यान रखिएगा, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है किताबुल हिंद। लाइक ठोको यार, लाइक इतने कम क्यों हैं? लाइक ठोको, इतने लोग क्लास देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो आक्रमणकारी आया, यह तीसरा आक्रमणकारी कौन था? तीसरे वाले की बात करते हैं। यह सबसे ज्यादा उपद्रवी था। इसका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी। यह सबसे बड़ा उपद्रवी। इसने कब कब भारत में आक्रमण किया? मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, मोहम्मद गोरी ने 5 बार आक्रमण किया था भारत में। कब कब इसने आक्रमण किया? जो इसका पहला अटैक है, यह इसने 1175 में किया। कहां पर इसने अटैक किया था? ध्यान रखिएगा, इसने मुल्तान पर अटैक किया था। कहां पर? मुल्तान पे। उस टाइम पर मुल्तान का राजा कौन था? मूलराज। कौन? मूलराज। ठीक है। जो इसने दूसरा आक्रमण किया, यह इसने 1178 में किया। कहां पर किया इसने अटैक? माउंट आबू में किया। आप में से आज ऐसे लोग जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, उनको नोट्स बनाने हैं, तो आपको नोट्स बनाने का सबसे अच्छा मौका है। या तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं जो लिख रहा हूं सारा कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। खिचड़ी पकाऊंगा मैं, खाओगे आप, या तो आप नोट करते चलो। जो भी आपका मन है आप कर सकते हो। 1178 में माउंट आबू पे अटैक किया। उस टाइम पर माउंट आबू का राजा कौन था? ये थे भीमदेव सेकंड। कौन? भीमदेव सेकंड। इसके बाद इसने जो तीसरा आक्रमण किया, ये इसने 1191 में किया भारत में। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तराइन। तराइन फर्स्ट। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। तराइन का पहला युद्ध था। यहां पर इसकी लड़ाई किससे हुई? पृथ्वीराज चौहान से। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। इसके बाद चौथा आक्रमण इसने 1192 में किया, अगले ही साल। इसको बैटल ऑफ तराइन सेकंड के नाम से जाना जाता है। यह भी किससे हुआ? पृथ्वीराज चौहान से हुआ। और इसके बाद इसका आखिरी और 5वां बैटल, जो कि इसने 1194 में आक्रमण किया था। कहां पर? चंदावर में। इसको बैटल ऑफ चंदावर बोलते हैं। और बैटल ऑफ चंदावर इसका किससे हुआ? यह हुआ था जयचंद से। किससे? जयचंद। जयचंद कन्नौज का राजा था। इन 5 बैटल में ये कौन कौन से बैटल जीता और कौन से हारा? ठीक है, तो ध्यान रखना, इधर मैं लिख देता हूं। ध्यान रखिएगा, जो ये मुल्तान वाला बैटल है, ये इसने क्या किया? मुल्तान वाला बैटल, ध्यान रखिएगा, मुल्तान वाला बैटल ये जीता, विन। बैटल ऑफ माउंट आबू ये हार गया, लॉस्ट। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट ये भी हार गया, ये लॉस्ट। बैटल ऑफ तराइन सेकंड ये जीत गया था, विन। और बैटल ऑफ चंदावर में इसने जयचंद को मार ही दिया था, ये भी विन। तो इन 5 में से ये 3 बैटल जीता था और ये 2 बैटल हारा था। ये 2 बैटल कौन से हारा था? 1178 वाला और 1191 वाला। बाकी के ये 3 बैटल जीता था। यहां से मोहम्मद गोरी का टेन्योर आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी से बनने वाले और भी कुछ क्वेश्चन है, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। लाइक आपसे पूछता है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाई थी, या बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया था? तो ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी का एक कमांडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गोरी के ही कहने पर नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक जली थी, लाखों किताबें उसमें जल के राख हो गई थी। और यह सिर्फ किसकी वजह से? मोहम्मद गोरी की वजह से। इतना बड़ा उपद्रवी था ये। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मोहम्मद गोरी से जो एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये कौन सा मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने अपने सिक्कों में गॉडेस लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी? गॉडेस लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की इमेज अपने सिक्कों में प्रिंट कराई थी। तो यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुसलमान आक्रमणकारी था। तो मुसलमान होने के बाद भी इसने अपने सिक्कों में मां लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये भारत के राजाओं को लूट रहा था या भारत में लूटपाट कर रहा था, उस टाइम पर ये हर जगह तिजोरियों में या लोगों के घरों में या मंदिरों में हर जगह पर मां लक्ष्मी की इमेज देखता था। यहां के राजाओं के सिक्कों पर भी मां लक्ष्मी की इमेज देखता था। तो ये समझ चुका था कि जो गॉडेस लक्ष्मी है ये वेल्थ की देवी है, वेल्थ की गॉडेस है। ठीक है,
तो ये जहां पर भी होंगी वहां पर क्या होती है, संपन्नता, जिसको बोलते हैं संपन्नता आती है। तो संपन्नता से जिसको बोलते हैं इंप्रेस्ड होकर इस बात से इसने भी क्या किया, वहां पर गोर में जाके जहां से आया था वहां पर इसने अपने सिक्कों में भी मां लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है मां लक्ष्मी की इमेज किसने प्रिंट कराई, ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी ने ही मां लक्ष्मी की इमेज अपने सिक्कों में प्रिंट कराई थी। यहां से हमारा मोहम्मद गोरी हो गया। लगभग आप लोग देख रहे हो हम लोग 1200 तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आपकी 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। यहां से हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे और दिल्ली सल्तनत से बनने वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। अब हमारी आ रही है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो समझो दिल्ली सल्तनत कब से लेकर कब तक रही। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से हुई थी और दिल्ली सल्तनत आपकी कब तक रही, 1526 तक चलेगी दिल्ली सल्तनत। आपको पता है दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते थे, मतलब इस कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते थे? उसका सीधा सा रीजन है यार, इसका सीधा सा रीजन है कि इसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते थे। दिल्ली सल्तनत इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि दिल्ली के तख्त पर जो शासन करता था वो दिल्ली सल्तनत का राजा कहलाता था या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहलाता था। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, भारत पर उसी ने शासन किया है जिसने दिल्ली के तख्त पर शासन किया है। आज भी आप देख सकते हो सरकारें दिल्ली में ही बैठ के शासन करती हैं। तो ये आज से नहीं हमेशा से होता आया है। भारत के ऊपर वही शासन करेगा जो दिल्ली के तख्त पर बैठ के शासन कर रहा है। कभी भी जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको यह समझ आएगा कि दक्षिण भारत में जितने भी राजा होते थे या दक्षिण भारत में जितना भी कुछ होता था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल दिल्ली के राजा हुआ करते थे। तो दिल्ली पर तख्त पर बैठने का मतलब संपूर्ण भारत पे राज करना लगभग ये तय हो जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का आप मतलब समझो कि हम 1206 से लेकर 1526 तक ये पढ़ेंगे कि यहां पर कौन कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी, मतलब कौन कौन से वंश से और कौन कौन से उसमें से सुल्तान शासन कर रहे थे। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है, सबसे पहली चीज तो आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी हुई। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत में टोटल कितनी डायनेस्टी हुई, 5 डायनेस्टी हुई। कितनी? 5 डायनेस्टी, पहली चीज। अब ये कौन कौन सी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज। पहली डायनेस्टी जो है आपकी, इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी? ये 1206 से शुरू हुई थी और 1290 तक थी। कब से कब तक? 1206 से शुरू हुई और 1290 तक। दूसरी डायनेस्टी जो थी यहां पर, स्लेव के बाद खिलजी आ गए। कौन आ गए? खिलजी। खिलजियों ने यहां पर शासन किया। खिलजियों ने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक, टोटल 30 साल इन्होंने शासन किया। खिलजी के बाद जो तीसरी डायनेस्टी आई है ये आई तुगलक। क्या नाम था इनका? तुगलक डायनेस्टी। तुगलकों का यहां पर शासन था। ओके। तुगलकों ने कब से कब तक शासन किया? इन्होंने 1320 से लेकर कब तक शासन किया? 1414 तक। कई सारी किताबों में 1412 भी लिखा रहता है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। 1412 लिखा होने का मतलब एक्चुअली यह है कि 1412 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत का तख्त खाली रहा था, इस वजह से। लेकिन इस चीज को पैच में हम लोग दिखा देते हैं कि भाई तुगलकों ने 1414 तक शासन किया, क्योंकि अगली डायनेस्टी 1414 में ही आएगी। तुगलक के बाद कौन थे? फिर आए सैयद। कौन थे? सैयद डायनेस्टी। सैयद। सैयदों ने कब तक शासन किया? इन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1450 तक। कब तक? 1414 से 1450 तक। और इसके बाद आखिरी डायनेस्टी आई कौन? इसको बोलते हैं लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी आपकी दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करेंगी। तो ये आई लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी है इसने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारी 5 डायनेस्टी है।
अब आप इनको याद कैसे रखोगे? इनको याद रखने का मेरा मंत्र है, आपका अपना मंत्र भी हो सकता है, आप उससे भी याद रख सकते हो। इसको देखिए आप याद कैसे रखोगे। देखो जी फॉर होता है गुलाम, जी फॉर होता है गुलाम, तो आपको क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? जीजा का टकला साला। मैंने क्या बोला? जीजा का टकला साला, बस आपको इतना ध्यान रखना है। जीजा का साला होता है ना, वैसे ही जीजा का टकला साला। तो जीजा मतलब जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी, टकला का टी फॉर तुगलक, साला का एस फॉर सैयद और एल फॉर लोधी। जीजा का टकला साला, पढ़ो मेरे साथ, जीजा का टकला साला। ऐसे आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले जीजा मतलब जी फॉर गुलाम आए, फिर के फॉर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। ऐसे आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हो। तो ये आपका सीक्वेंस रहा। ये आपकी दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज हैं जिन्होंने 1206 से लेकर शासन शुरू किया और 1526 तक इन्होंने अपना यहां पर दिल्ली के तख्त पर शासन किया। अब हम लोग एक एक डायनेस्टी से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग खोल खोल के देखेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या हो तो बताओ मुझे जल्दी से, बताइए जल्दी से, विच वन इज द करेक्ट आंसर? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 5 डायनेस्टी हो गई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब हम लोग एक एक डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। पहले स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं। स्लेव डायनेस्टी से आपके जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, यहां पर देखिए, स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश का जो टेन्योर है ये 1206 से लेकर 1290 तक का है। इसके बीच में कई लोगों ने शासन किया, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? यहां पर आपसे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछता है, एक मिनट रुकिएगा। यहां पे आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है, देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर आपसे पूछता है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो उसी ने करी ना जिसने कि सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना करी। और ये कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे इसी में पूछ देता है, एक क्वेश्चन पूछता है हु इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? रियल फाउंडर, तो ध्यान रखना जब भी आपसे पूछेगा रियल फाउंडर तो आपका आंसर बदल जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऐसा क्यों? इल्तुतमिश को रियल फाउंडर क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन कर रहा था तो इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। किसको? लाहौर को। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था। इस वजह से यह दिल्ली सल्तनत का सही मायनों में पहला सुल्तान माना गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? यहां पर देखो एक क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी इल्तुतमिश है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान का टाइटल ही नहीं एक्सेप्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कमांडर था किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी को वो मोहम्मद गोरी के टेन्योर से जानता था, उसके साथ इसने कई सारे बैटल लड़े थे। ये मोहम्मद गोरी को इतना मानता था कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जब इसने स्लेव डायनेस्टी की दिल्ली में स्थापना करी तो भी इसने कभी भी खुद सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। इसने हमेशा मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया, मलिक और सिपह सलार का टाइटल। मलिक का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि इसने सुल्तान का टाइटल ही नहीं एक्सेप्ट किया, इसीलिए पहला सुल्तान हमारा कौन होगा दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था, यह चीज ध्यान रखना। एक चीज और, इल्तुतमिश ने 2 तरीके के सिक्के चलाए थे। ये सिक्के कौन कौन से थे? एक था टंका और दूसरा था जीतल। टंका जो था ये सिल्वर कॉइन था, चांदी का सिक्का था, और जो जीतल था ये कूपर कॉइन था, तांबे का सिक्का था, ठीक है। तो आपसे पूछता है टंका और जीतल किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। टंका चांदी का सिक्का, जीतल कूपर का सिक्का, तांबे का सिक्का। इल्तुतमिश ने
सुल्तानगढ़ी की स्थापना करी हुई है? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने करी? तो ध्यान रखना, सुल्तानगढ़ी की स्थापना इल्तुतमिश नहीं करी है। कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले क्वेश्चन मैं अलग लिखता हूं। यहां पर देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले जो हमारे क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग इधर करेंगे। जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो क्वेश्चन यह बनता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और फर्स्ट मॉस्क्यू, इसका नाम क्या था? इसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम। पहली मस्जिद दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। साथ में आपसे पूछता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। कुव्वतुल इस्लाम कहां बनाई गई? ये दिल्ली में ही बनाई गई। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनाया गया? ये अजमेर में बनाया गया, अजमेर में। ये दोनों बिल्डिंग किसके द्वारा बनाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से टाइटल एक्सेप्ट किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसने टाइटल कौन से एक्सेप्ट किए हैं? एक तो इसने मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया और दूसरा इसने सिपह सलार का टाइटल एक्सेप्ट किया। सिपह सलार। लोगों ने इसको एक टाइटल अपनी तरफ से दिया था, तो लोगों के द्वारा टाइटल कौन सा दिया गया इसको? लोगों के द्वारा इसको लाख बख्श का टाइटल दिया गया था। कौन सा? लाख बख्श का टाइटल। इतने आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से। बात आ गई समझ? यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, कुतुब मीनार की स्थापना किसने कराई? तो ध्यान रखना, कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। क्या था? स्लेव था, गुलाम था। लेकिन बाद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से ही शादी करी थी, तो एक तरीके से इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। ठीक है, बात आ गई समझ? कोई समस्या तो नहीं? इतने क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से। इसके बाद जो आपका गुलाम वंश में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रजिया सुल्तान से। किससे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने शासन किया है स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही। इसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया हुआ है। रजिया सुल्तान से बनने वाले क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक, मुस्लिम लेडी रूलर, मुस्लिम महिला शासक पहली और आखिरी कौन है? रजिया सुल्तान। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि रजिया सुल्तान ने कौन सा सिस्टम ऑप्ट किया था? रजिया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम को नहीं माना था इस्लाम धर्म के हिसाब से, जिसको मानना जरूरी है। इन्होंने क्या माना था? इन्होंने, ध्यान रखिएगा, कुबा और कुलह माना था। कुबा और कुलह को ऑप्ट किया था। अब ये कुबा और कुलह क्या है? कुबा का मतलब ब्लेजर, ब्लेजर, और कुलह का मतलब कैप, मतलब टोपी। तो इन्होंने विदेशी, एक तरीके से आप बोल सकते हो विदेशी कपड़े इन्होंने धारण किए थे। इस्लाम धर्म के हिसाब से औरतों के लिए पर्दा जरूरी है, तो इन्होंने पर्दा सिस्टम को ऑप्ट नहीं किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पर्दा को किस मुस्लिम महिला शासक ने ऑप्ट नहीं किया था? आपका आंसर होगा रजिया सुल्ताना। इन्होंने पर्दा ना ऑप्ट करके कुबा और कुलह को ऑप्ट किया था। ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान के लिए आपसे पूछता है इन्होंने कितने तरीके के सिक्के चलाए थे? तो ध्यान रखिएगा, इनके कॉइन कितने तरीके के थे? इनके 3 तरीके के सिक्के थे जो कि इन्होंने चलाए थे। एक सिक्के में लिखा हुआ था, जो इन्होंने चलाया था, उसमें लिखा था न्याय की रानी। क्या लिखा था? न्याय की रानी। दूसरे सिक्के में लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। और तीसरा जो इन्होंने एक सिक्का चलाया था, इसमें लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी, दिल्ली सल्तनत की महारानी। ये 3 सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कई बार पूछ देता है न्याय की रानी सिक्का किसने चलाया, या इल्तुतमिश की बेटी सिक्का किसने चलाया, या दिल्ली सल्तनत की महारानी सिक्का किसने चलाया? आपका आंसर होगा रजिया सुल्ताना सभी में। कोई समस्या तो नहीं आता? बस रजिया सुल्ताना से यही गिने चुने क्वेश्चन आपके हमेशा बनते थे
बनते हैं और बनते रहेंगे। इसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन बनते हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर, ये बनते हैं बलबन से। किससे? गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने स्लेव डायनेस्टी के अंदर 1265 से लेकर 1288 तक शासन किया हुआ है। बलबन के बारे में जो पहला आपसे क्वेश्चन बनाता है, यह कौन सा क्वेश्चन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, बलबन ने काफी सारे काम किए स्लेव डायनेस्टी के अंदर। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पर्शियन कल्चर को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसने पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। पर्शियन कल्चर, इसने फारसी सभ्यता को भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पर्शियन कल्चर को किसने इंट्रोड्यूस किया? आपका आंसर होगा बलबन। दूसरा ध्यान रखना, बलबन ने एक सिक्का चलाया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बलबनी कॉइन। इसको बलबनी सिक्का के नाम से जाना जाता है। अपने नाम से ही इसने बलबनी सिक्का चलाया। तीसरा ध्यान रखना, बलबन ने नौरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था। नौरोज फेस्टिवल, यह मुगलों तक चलेगा। नौरोज फेस्टिवल फारसियों का एक त्योहार था जिसको नौरोज बोलते थे। जैसे आप देखते हो हिंदू धर्म में नवरात्रे होते हैं, ठीक है, 9 दिन के, उसी तरीके से फारसियों का त्योहार था, यह भी 9 दिन का था। नौरोज फेस्टिवल इसको बोला जाता था, जो कि बलबन के द्वारा चलाया गया था और आखिर में इसको मुगलों के टाइम जाके बंद किया जाएगा। ठीक है, तो नौरोज फेस्टिवल भी बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ में ध्यान रखिएगा, बलबन के द्वारा सजदा और पैबोस लॉन्च किया गया। सजदा एंड पैबोस। अब ये सजदा और पैबोस क्या है? सजदा का मतलब यह होता था, बलबन ने एक कानून बनाया कि कोई भी हमारे दरबार में आएगा वो मुझे दंडवत प्रणाम करेगा। लेट कर पहले प्रणाम करो, प्रभु आ गए आपके दरबार में, ठीक है। और पैबोस का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ भी कहना है सुल्तान से, मतलब बलबन से, तो उसके पैरों को पहले चूमो। दिस इज कॉल्ड पैबोस। तो सजदा और पैबोस ये दोनों बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किए थे। ये क्वेश्चन आपके बलबन से बनते हैं। बलबन का जो कार्यकाल 1288 में खत्म हुआ था, यह किसकी वजह से खत्म हुआ था? इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। बलबन का बेटा भी मारा जाता है और बलबन भी मारा जाता है। 1290 तक आपकी स्लेव डायनेस्टी यहां पर खत्म हो जाती है। और इसके बाद आ जाते हैं कौन? इसके बाद आ जाते हैं खिलजी। कौन आ जाते हैं? खिलजी। खिलजी शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत के ऊपर 1290 से लेकर 1320 तक। अब खिलजियों में ध्यान रखना, 30 साल के टेन्योर में तो 20 साल तो सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्व किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान। तो ध्यान रखना, मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान कौन है? यह है अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मंजूर है, ठीक है। अब देखो, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। और 1296 से लेकर 1316 तक 20 साल किसने शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। तो आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से यही क्वेश्चन पूछता है कि फाउंडर कौन था खिलजी डायनेस्टी का? आपका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाले जो क्वेश्चन है आपके, उनको समझो, अलग देखो इसको, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसको अलग से देखो। अलाउद्दीन खिलजी से जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन सा है? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका यहां पर यह बनता है, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम क्या था? तो इसका रियल नेम अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, इसका रियल नेम था अली गुरशास्प। क्या नाम था? अली गुरशास्प, ठीक है, ये इसका रियल नेम था। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक जो क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी से, वो आपसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से स्पेशल टैक्स लगाए थे, क्या क्या इसने वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट किए।
तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने दो तरीके के बिल्कुल अलग टैक्स लगाए थे। एक था घराई और दूसरा था चराई। घराई और चराई टैक्स। घराई का मतलब हाउस टैक्स, अगर आप घर में रह रहे हो तो घराई दोगे। और चराई का मतलब अगर आपके पास पशु हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, इनको अगर आप चरने के लिए छोड़ देते हो तो आपको चराई भी देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चराई टैक्स। तो घराई और चराई, ये दो टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तीसरा आपको ध्यान रखना है, अभी तक अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक दिल्ली सल्तनत में जो टैक्सेशन का सिस्टम चलता था, ये अंधा टैक्स चलता था। मतलब ये कि भैया किसी भी सुल्तान को अगर कोई टैक्स चाहिए, तो सपोज मान लो उस टाइम पे रुपया तो चलता नहीं था, सिक्के चला करते थे। मान लो किसी भी सुल्तान को आज टैक्स चाहिए, तो आज सुल्तान आके चौक और चौराहे पे आराम से खड़ा हो गया। सुल्तान ने कहा आज मुझे सबसे 50-50 सिक्के चाहिए। अब मान लो फला व्यक्ति की इनकम 100 सिक्के है, तो वो सुल्तान से अपनी जान बचाने के लिए उसको 50 सिक्के दे देगा, जान बचेगी। किसी व्यक्ति की इनकम 500 सिक्के है, वो तो आराम से 50 सिक्के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, 450 अपने पास रखेगा। अब किसी की इनकम 50 ही सिक्के है, तो उसको जान बचाने के लिए पूरे 50 देने ही पड़ेंगे, नहीं तो सुल्तान गर्दन कलम कर देगा। मान लो किसी की इनकम केवल 10 सिक्के है, वो क्या करेगा? तो भैया कहीं से भी उधार लेकर आओ, क्योंकि सुल्तान तो बख्शेगा नहीं। सुल्तान को तो 50 सिक्के चाहिए, मतलब चाहिए। उसने बोल दिया कि सबसे मुझे 50 सिक्के चाहिए तो चाहिए। ये अंधा सिस्टम टैक्स का चला आ रहा था बहुत पुराने टाइम से। लेकिन अभी क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेशन सिस्टम को क्या कर दिया, इसने 50% पे फ्रीज कर दिया टैक्सेशन को। इसने क्या कहा कि अब से टैक्स कितना लगेगा? इसने कहा अब से टैक्स 50% लगेगा। 50 का मतलब जो जितना भी कमा रहा है, जो 10 सिक्के कमा रहा है वो 5 सिक्के दे, जो 100 सिक्के कमा रहा है वो 50 दे, जो 300 सिक्के कमा रहा है वो 150 सिक्के दे। सीधा सा इसने सिस्टम कर दिया। और इसके लिए इसने क्या लॉन्च किया? मार्केट कंट्रोल सिस्टम। एसएससी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम दिल्ली सल्तनत में किसने लॉन्च किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लॉन्च किया। भाई मार्केट कंट्रोल सिस्टम क्यों लॉन्च करना पड़ेगा? हमने बोल तो दिया कि हम 50% आपसे लेंगे, लेकिन आप कमा रहे हो 300 सिक्के और मुझसे बोल रहे हो 200 सिक्के कमा रहे हो, ठीक है। अब 300 के तो हिसाब से 150 सिक्के मेरा बनता है ना टैक्स। अब आप बोल रहे हो कि 200 सिक्के कमा रहे हो, तो आप तो मेरा फुद्दू बना दोगे। आप तो 50 सिक्के अपने बचा लोगे, 200 के हिसाब से 100 सिक्के हुए। तो हमें पता भी तो रखना पड़ेगा ना कि आपकी कमाई कितनी है। उसके लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया गया। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी रिफॉर्म करी। क्या करी? आर्मी रिफॉर्म। आर्मी रिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो? दिल्ली सल्तनत के ऊपर पहली बार कोई ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आर्मी को रिफॉर्म किया। अभी तक क्या होता था इससे पहले कि कहीं पर भी युद्ध में जाना है, घर में जितने भी बच्चे बूढ़े जवान हैं सबको एक एक तलवार थमा दी, चलो चलते हैं, आज जाके चढ़ाई कर देंगे वहां पे। इसने कहा ऐसा नहीं चलेगा, हमें लंगड़े लूले नहीं चाहिए। इसने कहा अब से केवल आर्मी में वही लोग शामिल होंगे जो कि उसके काबिल होंगे। इसने अपनी आर्मी को रिफॉर्म किया और इसने उसके लिए खुली भर्ती लॉन्च करी। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसने कहा हम पहले आपका रिक्रूटमेंट लेंगे, अगर आप रिक्रूटमेंट में पास होते हो तो उसके बाद आप हमारी आर्मी में शामिल हो सकते हो। दिस इज कॉल्ड आर्मी रिफॉर्मेशन। तो इसने अपनी आर्मी को पूर्णतः रिफॉर्म किया। इससे पहले किसी ने भी अपनी आर्मी को सैलरी बेसिस पर नहीं रखा था। तो ध्यान रखिएगा, आर्मी को सैलरी बेसिस पर रखने वाला पहला व्यक्ति था। सैलरी बेसिस पर इसने कहा आप हमारे लिए लड़ोगे, आप हमारी सेना में शामिल होगे तो उसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। साथ में ध्यान रखिएगा, इसने एक और सिस्टम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं दाग सिस्टम। दाग। और एक और जिसको बोलते हैं हुलिया। अब ये दाग और हुलिया किस चिड़िया का नाम है? दाग का मतलब है यहां पर कि इसका वो टेन्योर था, ये अपने घोड़ों में दाग लगवा देता था। दाग का मतलब मोहर लगा देता था। मोहर का मतलब गर्म करके मोहर लगा दी जाती थी, वो हमेशा के लिए छप जाती थी खाल में। तो दाग घोड़ों पर इसलिए लगवा दिया जाता था क्योंकि युद्ध में अपने घोड़े पहचानना आसान रहे। यह वो टाइम हुआ करता था कि जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े थे उतनी ज्यादा जीत उस व्यक्ति की युद्ध में तय हुआ करती थी। तो अपने घोड़ों को पहचानने के लिए कोई भी हमारे घोड़ों पर कंडेम ना कर पाए, कल को ब्लेम ना कर पाए कि ये हमारा घोड़ा है, वो हमारा घोड़ा है, इस वजह से इसने दाग सिस्टम को स्टार्ट किया।
दूसरा हुलिया सिस्टम यह था कि अपनी आर्मी को पहनावा देने वाला, मतलब हुलिया का मतलब क्या होता है, कपड़े। बोलते नहीं यार क्या हुलिया बना के आ गए हो, तो हुलिया का मतलब यह कि अपनी आर्मी को इसने यूनिफॉर्म भी दी थी। तो पहला सुल्तान था जिसने आर्मी को सैलरी बेसिस पर भी रखा, पहला सुल्तान था जिसने अपनी आर्मी को यूनिफॉर्म भी दी। तो यह है दाग और हुलिया सिस्टम, इसको बोलते हैं। किसने लॉन्च किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लॉन्च किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो एस्टैब्लिशमेंट है इसको यहां पर समझो। इसके एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा ना, इसकी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनाता है। यहां पर अब देखो इसके एस्टैब्लिशमेंट क्या है। ये सारे एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनत के ऊपर ही है, मतलब दिल्ली के ऊपर है। इसने दिल्ली में हौज खास की स्थापना करी है। किसकी? हौज खास की स्थापना करी है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बहुत डिटेल में जा भी नहीं सकता, सिर्फ हम लोग क्विक रिवीजन ले रहे हैं कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसने हौज खास की स्थापना करी है। साथ में ध्यान रखिएगा इसने अलाई दरवाजा बनाया है। क्या? अलाई दरवाजा दिल्ली में। इसने अलाई मीनार भी बनाई है, अलाई मीनार और अलाई दरवाजा। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की बिल्डिंग्स में से एक चोर मीनार भी है। इसने दिल्ली के अंदर चोर मीनार भी बनाई हुई है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या बनाया है, कोई बता सकता है? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर और क्या बनाया है? वो इसके और भी निर्माण कार्य है, कोई बता सकता है जो इसने बनाया हुआ हो? मैं देखना चाहता हूं कौन बताएगा। कैन यू प्लीज टेल मी, बताइए जल्दी से। अलाई मीनार हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, और बताइए। बहुत बढ़िया क्षितिज, आंसर सही है। बस यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं सुनना चाहता था। जमैयत खाना। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं जमैयत खाना। क्या बोलते हैं? जमैयत खाना। जमैयत खाना मस्जिद है, तो जमैयत खाना भी किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बिल्डिंग्स है दिल्ली के ऊपर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल बनाया था सिरी को। सिरी आज की डेट में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सिरी दिल्ली में ही स्थित था, दिल्ली के पास ही स्थित था। और सिरी में सिरी फोर्ट भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था, सिरी का किला। अलाउद्दीन खिलजी से एक और क्वेश्चन बनता है इसके स्लेव को लेकर। अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात में आक्रमण किया था, तो गुजरात में जब इसने आक्रमण किया तो इसने वहां पर गुजरात में आक्रमण करने के बाद जब इसने गुजरात की रानी से विवाह कर लिया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश बाद में डालूंगा, बट ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा भारत की किसी रानी से शादी करने वाला पहला सुल्तान अगर कोई है, ठीक है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की रानी से शादी तो करी थी, उसके बाद उनको हरम में भेज दिया था। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की नजर एक सुंदर से लड़के पर पड़ गई थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मलिक मनी। क्या नाम था? मलिक मनी। मलिक मनी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास बुलाया, और उसके लिए मलिक मनी को जिनसे लिया था अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर ने, उसको 1000 दिनारें दी थी। इस वजह से मलिक मनी जब अलाउद्दीन खिलजी के पास आया तो मलिक मनी का नाम ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर रखा, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा था। इस वजह से उसी का नाम क्या पड़ा? 1000 दिनारी। क्या पड़ा? 1000 दिनारी। तो मलिक कफूर ही मलिक मनी था पहले, उसका नाम मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी ने रखा, और इसी को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने ट्रेंड किया था बहुत तगड़े से। मलिक कफूर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो, उसके पास जो आर्म्ड स्किल्स थी, जो युद्ध नीति थी और आर्म्ड स्किल्स थी, हथियार चलाने की जो टेक्निक्स थी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी उस टाइम के हिसाब से। उसकी जो युद्ध नीति और राजनीति की जो टैक्टिक्स थी, उससे अलाउद्दीन खिलजी देखते ही देखते इंप्रेस हो गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखते ही देखते अपना कमांडर भी बना दिया था। कई सारे इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर के बीच में संबंध भी थे। वो एक अलग बात है कि मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी से प्यार करता था, और मलिक कफूर का जो हिसाब किताब था वो थोड़ा सा टिकटॉक टाइप का था। लेकिन हाँ, इतिहासकार कई सारे इसको झुटलाते भी हैं, कई सारे इतिहासकार इसको लिखते भी हैं,
वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को कौन सा टाइटल दिया। तो ध्यान रखिएगा, मलिक कफूर को नायाब का टाइटल दिया था। किसका? नायाब का टाइटल। और इसी को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, 1000 दिनारी। यह भी बात सत्य है कि मलिक कफूर ने ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी की जब तबीयत बिगड़ गई थी 1316 में, तो मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को नजरबंद कर लिया था। नजरबंद का मतलब समझ रहे हो? उसी को उसी के किले में ही गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद स्लो पॉइजन देके, कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि धीमा जहर देके धीमे धीमे अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी मतलब अपने सुल्तान को मार दिया था। इवन इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की आंखें तक निकलवा ली थी मलिक कफूर ने। और वो आंखें इतनी बर्बरता से निकलवाई गई थी जैसे कि तरबूज से तरबूज की एक फांक निकाली जाती है। चाकू से अपने सामने ही अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की आंख निकलवा ली थी मलिक कफूर ने। तो ये इतिहास था। आप देख सकते हो मलिक कफूर जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है इतिहास के पन्नों में, वो इसी वजह से छोड़ता है इतिहास के पन्नों में अपनी छाप। एक चीज और, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक कफूर सुल्तान भी बना था। यह बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। मलिक कफूर सुल्तान भी बना था। मलिक कफूर कितने दिन के लिए सुल्तान बना था? तो ध्यान रखिएगा, मलिक कफूर 36 दिन के लिए सुल्तान बना था। ओनली फॉर 36 डेज। 36 दिन का केवल सुल्तान था। और इन 36 दिनों में मलिक कफूर ने ऐसा कहर डाला था दिल्ली सल्तनत के ऊपर कि जिसका इतिहास के पन्नों में आज भी जिक्र मिलता है। सिर्फ 36 दिन का यह सुल्तान था। उसके बाद इसको मार दिया गया था, इसकी गर्दन कलम कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने इसको धोखे से मार दिया था रात में सोते टाइम। ठीक है, क्योंकि जरूरी भी हो गया था इसको मारना, यह बहुत ज्यादा बर्बरता ढाने लगा था। यह तो बात हो गई यहां पर। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में संरक्षण किसको प्राप्त था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण किस कवि को प्राप्त था। तो ध्यान रखना, इनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? तोताए हिंद। अमीर खुसरो को तोताए हिंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमीर खुसरो के अंदर वो क्वालिटी थी कि किसी भी बात को पोइट्री में कह सकते थे। अमीर खुसरो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? अमीर खुसरो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बता सकते हो? अमीर खुसरो सितार बजाते थे। क्या बताते थे? सितार। ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज आप लोग हो जाते हो समुद्रगुप्त में और अमीर खुसरो में। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, अमीर खुसरो क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास में सबसे पहला कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है? तो वो सितार नहीं है, वो वीणा है। समुद्रगुप्त जो बजाते थे वो वीणा बजाते थे। उससे पहले हमें कोई इंस्ट्रूमेंट के सबूत नहीं मिलते हैं। तो ये अमीर खुसरो की बात हो गई। अमीर खुसरो को तोताए हिंद तो बोलते ही बोलते हैं। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों के यहां पर काम किया था, या कितने सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था अमीर खुसरो को? पूरे 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो स्लेव डायनेस्टी में बलबन के यहां पर भी काम करते थे, लेकिन अमीर खुसरो को सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निशन मिला वो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में मिला था। इतने क्वेश्चन आपके अलाउद्दीन खिलजी से बनेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह तो बात हो गई खिलजी डायनेस्टी की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुगलक्स की। किसकी बात करेंगे? तुगलक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुगलक डायनेस्टी आपकी 1320 से स्टार्ट होती है और 1414 तक चलेगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात करी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? यह था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने केवल 5 साल शासन किया है, 1320 से लेकर 25 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया? तो ध्यान रखिएगा, इसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ध्यान रखना, इसने सुल्तान का टाइटल नहीं एक्सेप्ट किया, इसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया, ठीक है। गाजी का मतलब क्या होता है? जिसको कोई परास्त ना कर सके, अजय। गयासुद्दीन तुगलक को इसके बेटे ने ही मार दिया। कब? 5 साल बाद। मतलब इतिहास देख रहे हो यार, क्या लोग हुआ करते थे।
बेटे को इतना इंतजार नहीं होता था, अपने पिताजी को ही कलम कर देते थे उस टाइम पे लड़के। तो मतलब यार लौंडे बिल्कुल सितम ढाए थे उस टाइम पे। तो इनका लड़का कौन था? इनका लड़का था जौना खां। क्या था? जौना खां। और जो ये जौना खां था, जौना खां ने अपने पिताजी को कलम कर दिया। इसने कहा अब निकल लो, बहुत टाइम हो गया है। जौना खां ने 1325 में अपने पिताजी को मारा और गद्दी पर बैठ गया। और इसने अपना नाम क्या रखा? इसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना, जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक को क्रेडिट दिया जाता है दो चीजों का। इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली चीज तो पोस्टल सर्विस की शुरुआत करी। पोस्टल सर्विस का मतलब समझ रहे हो? पोस्टल सर्विस का मतलब पत्राचार, लेटर एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हो। यह सर्विस स्टार्ट करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। दूसरी एक सर्विस इसने दी थी, इसने नहरों का निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण मतलब कैनाल्स इसने एस्टैब्लिश कराई थी। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का क्रेडिट किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया? आपका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। या सबसे पहले पोस्टल सर्विस की शुरुआत किसने करी? पत्राचार की शुरुआत, तो भी आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अब जौना खान अपने पिताजी को कलम करके गद्दी पर बैठ चुका है और इसने नाम क्या रख लिया अपना? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा के नाम से जाना जाता था। इसको क्या बोलते हैं? पागल राजा। ध्यान रखना, यहीं पर मैं आपका एक कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं। इतिहास में आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है पागल राजा किसको बोलते हैं, एक पूछता है लंपट मूर्ख राजा किसको बोलते हैं, और एक आपसे पूछता है कि रंगीला राजा किसको बोलते हैं। यहीं पर मैं आपका डाउट खत्म कर देता हूं। रंगीला राजा। अब जब भी आपसे पूछेगा पागल राजा किसको बोलते हैं, तो पागल राजा बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। इसको पागल राजा इसलिए बोलते थे कि इसकी जो भी स्कीमें होती थी वो जनता के हित में नहीं होती थी, ये उल्टी हो जाती थी। उल्टी का मतलब वो नहीं उल्टी हो जाती थी, ठीक है। उल्टी का मतलब ये होता था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो भी फैसले लेता था वो फैसले सटीक नहीं बैठते थे, कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाते थे। तो जनता इससे त्रस्त हो चुकी थी बहुत, तो जनता इसको पागल राजा के नाम से बुलाती थी। इस वजह से इसको पागल राजा के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख राजा आपका था जहांदर शाह। ये आगे आएगा मुगलों के टाइम पे, ये आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछता है तो बता दे रहा हूं। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वही शासक है जिसने आगे चल के ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों का टैक्स माफ कर दिया, और इस हद तक माफ कर दिया कि पहले इसने अंग्रेजों का टैक्स माफ किया और उसके बाद अंग्रेजों को इतनी छूट दे दी कि अंग्रेजों ने बाद में इसी से टैक्स वसूल लिया खुद। बात आ रही है समझ? मतलब इसने अंग्रेजों को हाथ पकड़ाया और अंग्रेज इसके सर पे चढ़ के नाच लिए, वो कंडीशन हो गई। तो इसको बोलते हैं इस वजह से लंपट मूर्ख राजा। और तीसरा है रंगीला राजा। रंगीला राजा बोलते हैं मोहम्मद शाह को। यह भी एक मुगल था, मोहम्मद शाह। इसको रंगीला राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका तो भैया हिसाब किताब ही अलग था। इसके दरबार में सिस्टम यह था कि भैया 500 मीटर की रेडियस में कोई भी मेल कैंडिडेट अलाउ ही नहीं था, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अलाउ थे। इसके बारे में इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं मोहम्मद शाह के बारे में कि कपड़े पहनना ज्यादा पसंद नहीं करता था, अपने दरबार में बिना कपड़ों के ही घूमता था। तो आप समझ लो अजीब टाइप की रंगीनियत शामिल थी इसके अंदर। तो इस वजह से इसको रंगीला राजा के नाम से जाना जाता है। मेल कैंडिडेट्स को अपने आसपास पसंद नहीं करता था, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इसके पास रहेंगी, और कपड़े पहनना पसंद नहीं करता था। इस वजह से इसको रंगीला राजा के नाम से जाना जाता है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ब्रिटिशर्स ने खूब राज किया और आगे चलकर इससे भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स वसूला, इसको कंगाल कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये 3 है, पागल राजा, लंपट मूर्ख राजा और रंगीला राजा। ध्यान रखिएगा क्यों इन लोगों को बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक की, आगे बढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से बनने वाले क्वेश्चंस पर। ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाया था। किसको? देवगिरी को। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत में देवगिरी को अपनी कैपिटल किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर टोकन करेंसी किसने स्टार्ट करी? टोकन करेंसी। तो ध्यान रखना टोकन करेंसी लागू किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लागू करी थी। टोकन करेंसी का मतलब समझते हो? अभी तक सिक्के चला करते थे,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपको एक बात और बताऊं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। शायद इसीलिए बोलते हैं ज्यादा पढ़ लिख जाने से आदमी पागल हो जाता। अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन शायद इसका टाइम ही खराब चल रहा था कि इसके एक्सपेरिमेंट सही नहीं बैठ पाते थे। इसने टोकन करेंसी की शुरुआत करी। टोकन करेंसी का मतलब यह है कि नोट वाली करेंसी इसने शुरुआत करी थी। और ये जो नोट वाली करेंसी का जो इसने आइडिया लिया था, ये किससे लिया था? ये इसने मंगोलियन पद्धति से लिया था ये आइडिया, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है टोकन करेंसी किसने लॉन्च करी? आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया इसने। इसका जो एक चीज, एक फैसला इसका सिर्फ और सिर्फ रहा है, वो फैसला था जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना करी है, और उस टाइम पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम इसने क्या रखा था? इसको बोलते हैं दीवान अमीर कोही। क्या बोलते हैं? दीवान ए अमीर कोही। दीवान अमीर कोही की इसने स्थापना करी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। बस यही इसका एक ऐसा स्टेप था जो कि काम आया था, बाकी सारे इसके स्टेप खराब हो गए थे। यहां से आपका मोहम्मद बिन तुगलक से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा, हो गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो यहां पर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फिरोज शाह तुगलक से। किससे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया है तुगलक डायनेस्टी के ऊपर? ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ही वो शासक था जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन को भारत में लेकर आया। अशोका इंस्क्रिप्शंस को, अशोका इंस्क्रिप्शंस को, इंस्क्रिप्शंस का मतलब समझते हो? शिलालेखों को भारत में लेकर आया अशोका के। कहां से लेकर आया था? नेपाल से। नेपाल को लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। दूसरा एक आपसे क्वेश्चन बनता है फिरोज शाह तुगलक से कि जौनपुर की स्थापना किसने करी? जौनपुर की, उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर है उसकी स्थापना किसने करी? ये फिरोज शाह तुगलक नहीं करी। और जौनपुर इसका नाम क्यों रखा? ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने स्थापना करी। और मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था, जौना खां उसका नाम था, इस वजह से इसने जौनपुर की स्थापना करी। और जौनपुर को ही आज की डेट में भारत का सिराज ए हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिराज ए हिंद। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा शहर है जिसको सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक से आपका एक और क्वेश्चन पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक, या फिर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जजिया वसूलने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जजिया वसूलने वाला पहला सुल्तान यही था। अब देखो, जजिया अभी तक, जजिया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था, लेकिन तब से लेकर अभी तक जो जजिया वसूला जा रहा था फिरोज शाह तुगलक तक, ये जो जजिया वसूला जा रहा था, ये जजिया की खास बात ये थी कि अभी तक जजिया महिलाओं से और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा? इसने कहा कि अब हम महिलाओं और ब्राह्मणों से भी जजिया लेंगे। अब जजिया टैक्स महिलाओं और ब्राह्मणों को भी देना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत में जजिया लगाने वाला कौन था, तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कोई टैक्स ऐसा नहीं लिया हुआ है। लेकिन तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर जो गयासुद्दीन तुगलक है, जिसने कैनाल की स्थापना करी थी, नहरों का निर्माण कराया था, उन नहरों पर टैक्स किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने कहा बहुत दिन फ्री में सेवा अब हो गई, अब ऐसा है फ्री में सेवा नहीं मिलेगी, अब जिसको भी पानी चाहिए खेतों के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। और इस टैक्स का नाम इसने क्या रखा? इस टैक्स को इसने बोला हक ए शर्ब। क्या बोला? हक ए शर्ब। क्या बोला? हक ए शर्ब। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है हक ए शर्ब नाम का टैक्स किसने लगाया था? तो हक ए शर्ब नाम का टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। इसके बाद आगे आ जाते हैं, जो आपके सैयद हैं इनसे आपका सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं। सैयदों से जो आपका क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर आपसे पूछ देता है ये कौन था? ये था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं ये आपके बनते हैं लोधी डायनेस्टी से। किससे? लोधी डायनेस्टी से। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी। कौन था?
बहलोल लोदी। यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहलोल लोदी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाला पहला अफगानी कौन था। तो आप ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाला पहला अफगानी यही था, जिसका नाम था बहलोल लोदी। तो ये पहला अफगानी था दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला। बहलोल लोदी ने एक सिक्का जारी किया था। इसके सिक्के का नाम क्या था? इसके सिक्के का नाम था बहलोली कॉइन, बहलोली सिक्का। ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है, बहलोल लोदी के बाद कौन आता है? यह आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी से बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको समझो। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी। आगरा, ध्यान रखना, आगरा शहर की स्थापना इसने कब करी? इसने 1504 में करी थी और 1506 में इसने आगरा शहर को अपनी कैपिटल भी बना लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये वही ताजमहल वाला आगरा शहर है, कि आगरा को सबसे पहले अपनी कैपिटल किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने एक और काम किया था। इसने क्या काम किया? इसने एक मेजरमेंट यूनिट लॉन्च करी थी, जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। क्या बोलते हैं? गज ए सिकंदरी। जैसे आज आप देखते हो ना, जमीन को नापने की इकाई है, बोलते नहीं है कितने गज जमीन है, ठीक है, या कितने हेक्टेयर जमीन है, कितने मीटर की या कितने स्क्वायर फुट की जमीन है। उसी तरीके से गज से आप समझ सकते हो, इसने जमीन को नापने की इकाई का नाम क्या रखा? गज ए सिकंदरी, अपने नाम से ही। सिकंदर लोधी पोइट्रीज लिखता था, पोइट्रीज, कविताएं लिखता था। लेकिन ये जो पोइट्रीज होती थी वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? आपका आंसर क्या होगा? सिकंदर लोधी। कोई समस्या तो नहीं? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? इसके बाद ध्यान रखना, सिकंदर लोधी के बाद कौन आता है यहां पर? इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो है ये कब से कब तक शासन करता है? ये 1517 से लेकर 1526 तक शासन करेगा और इसी के टेन्योर में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। ये दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी शासक है और लोधी डायनेस्टी का भी आखिरी शासक है। लास्ट रूलर, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड एज वेल एज लोधी डायनेस्टी, दोनों का आखिरी शासक हुआ ये। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इब्राहिम लोधी, आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत के अंदर या फिर दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जिसको कोई नहीं पसंद करता था, जिसको उसके बच्चे भी नहीं पसंद करते थे? ये इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी अपने बच्चों तक की कदर नहीं करता था, मंत्रियों की तो बात छोड़ दो। मतलब जिसको बोलते हैं ना, नेचर से काफी दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था ये इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के ही टेन्योर में 1526 में बाबर अटैक करता है और 1526 में इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है और इसमें बाबर की जीत होती है। इब्राहिम लोधी को मौत के घाट उतार देता है बाबर और यहीं से आपकी जो दिल्ली सल्तनत है यह खत्म हो जाती है और आगे आ जाती है कौन सी? मुगलिया सल्तनत। मुगल आ जाते हैं दिल्ली के तख्त के ऊपर। अब एक क्वेश्चन कि भाई दिल्ली सल्तनत तो ठीक है, इतनी डायनेस्टी शासन करके गई हैं, अब बाबर आ गया तो दिल्ली सल्तनत ही चलती रहती, इनको मुगल क्यों बोलते हैं? या आगे आने वाले टाइम को हम लोग मुगल एम्पायर क्यों बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत पहले वाले को क्यों बोलते हैं? उसका रीजन यह है कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया गया है यह 1206 से लेकर जो शासन किया गया है 1526 तक, यह केवल दिल्ली के ऊपर शासन किया है इन 5 डायनेस्टी ने। लेकिन जो मुगल आए हैं जिन्होंने 1526 से लेकर कब तक शासन किया है? 1526 से लेकर, बता सकता है कोई? चलिए मैं बताता हूं, 1857 तक जो इन्होंने शासन किया है, ये पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया है। इस वजह से इसको मुगल अंपायर बोलते हैं, इसको सिर्फ दिल्ली सल्तनत नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत से बनने वाले आपके सभी क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं सभी को सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं है? सभी को सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई समस्या तो नहीं है? और यार ये लाइक क्यों इतने कम है? लाइक ठोको दबा के, लाइक ठोको दबा के, लाइक क्यों इतने कम है भाई?
कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। करंट अफेयर का वेटेज यार बहुत ज्यादा है। 25 से 30% करंट अफेयर आपको हर एग्जाम में मिलेगी। जो मैं डेली सुबह करंट अफेयर दे रहा हूं आपको 4 बजे, उसको आप लोग देखना ना भूलो। डेली वो करंट अफेयर आपको सिर्फ 15 मिनट देखने हैं। आप चाहे बैंक का एग्जाम दो, चाहे एसएससी दो, चाहे रेलवे दो, कोई भी आप एग्जाम दो, वहां से आपको 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर मिलेंगे। तो डेली जो मैं करंट अफेयर दे रहा हूं, साथ में उसकी पीडीएफ भी देता हूं उस वीडियो में, जरूर वो करंट अफेयर देखो, ठीक है? उसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना करो, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। बताना मेरा काम है, करना आपका काम है, ठीक है? और एक काम करता हूं, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सोचा था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सच बता रहा हूं, तबीयत आज मेरी ठीक नहीं है। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, ठीक है? कल मैं फिर से रात 10 बजे इसी टाइम आऊंगा, और कल मैं आपसे वादा करता हूं कि मुगल सल्तनत से स्टार्ट करके, मुगल एम्पायर से स्टार्ट करके 1947 तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा दूंगा। तो ये पार्ट 1 हो गया एक तरीके से। कल पार्ट 2 से 3 में नहीं जाने दूंगा, कल पार्ट 2 तक ही रखूंगा। कल की क्लास में 1947 तक खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होगे मेरी परेशानी। आज मेरे से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तभी शायद मैं उस टाइम पे लेट भी हो गया था क्लास में। तो होपफुली आप लोग इसे गलत नहीं लोगे, ठीक है? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? आज इतना ज्यादा सर में दर्द है, इतना ज्यादा दर्द है कि बस मैं इसी वजह से, आप लोग देख रहे हो कि मैं पढ़ाने में लगा हुआ था। आप लोगों से आज ज्यादा बात नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाए कैसे भी, ठीक है? तो ये दिल्ली सल्तनत से बनने वाले सारे क्वेश्चन है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैंने जितना भी बताया हुआ है, इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसको आप लोग नोट कर लो। जितना ज्यादा कंसाइज फॉर्म में मैं बता पाया था, उतना मैंने कम करके और सिर्फ नोट्स के फॉर्म में बताया हुआ है। ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, वो लोग देख लो कि नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं भाई, ठीक है? और ऐसे ही की पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है। कल रात 10 बजे फिर से यहां पर उपस्थित होऊंगा। क्लास का लिंक अभी रात में छोड़ दूंगा चैनल पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना। कल रात 10 बजे फिर से मुलाकात होगी। मुगल से शुरू करेंगे और 1947 तक, इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक खत्म कर देंगे, ठीक है? कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल मेरी तबीयत भी ठीक होगी, हंसेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे और क्लास भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे यार। जय हिंद, बाय।